नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन बैक टू मार्गरीटा फाउंडेशन प्लेटफॉर्म। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं गेस्ट को इनवाइट करने का सिलसिला। अभी तक सिर्फ हम ही थे, तो आज हमारी पहली गेस्ट है चित्रा झा। चित्रा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग हमारा इनविटेशन। आपने कबूल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम टॉपिक पर जाए उसके पहले मैं चाहती हूँ हम स्पीकर के बारे में उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए, ताकि हमें पहचान हो जाए इनकी। तो मैं माधुरी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज चित्रा जी के को इंट्रोड्यूस करें। वो टू यू नमस्कार। माधुरी। नमस्कार एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। चित्रा झा आत्म सशक्तिकरण के छत्र शब्द के तहत एक विशाल स्थान से आती है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिसमें एक तत्काल प्रभाव से जीवन का प्रबंध करना शामिल है। यह वह जगह है जहां उपकरण तकनीक उस क्षण में वास्तव में हम जो सामना कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए है। 2, अपने ऊर्जा क्षेत्र को ऊपर उठाना, विस्तारित करना। यहाँ हम जीवन शैली के रूप में उपकरणों तकनीकों के साथ काम करते हैं। 3, धारणाओं को बदलना। यहाँ हम अपने विचार पैटर्न, विश्वास प्रणालियों के साथ काम करते हैं और इस सब में लोगों को एक संरक्षक और एक संघ द्वारा सहायता की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे अपने जीवन का प्रभार लेने के लिए तैयार न हो। उन्होंने खुद को एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ध्यान, योग, नए युग की चिकित्सा पद्धतियों, ज्योतिष आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया है। सभी व्यक्तिगत अभ्यास के माध्यम से वह अपने ग्राहकों का मार्गदर्शन करने के लिए इन सभी जानकारियों का उपयोग एक मिनट उपयोग करते हैं और ये अपने लेखन में फेसबुक पर खुलकर शेयर करती है। वह सब कुछ देखती है जो एक व्यक्ति अपनी निराशा के समय में बदल सकता है, व्यसनों सहित। वेलकम वेलकम चित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू। आपने इतने जो शब्द इस्तेमाल किए ना, वो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आए। मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ। मुझे ये मैं हिंदी की कोई पंडित नहीं हूँ। तो 63 ईयर ओल्ड हूँ मैं। शायद आप सबसे उम्र में बड़ी हूँ। तो आप सब भी जो भी जिस उम्र के हैं, आप ये समझेंगे कि हम अपनी जिंदगी जीते जीते अपने अनुभवों से हम सब थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लिव्ड विजडम कहते हैं। और मेरे लिए वही ज्ञान असली ज्ञान है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि हम सब किताबों से प्रेरित होते हैं। बड़े बड़े महानुभावों ने किताबें लिखी हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि ये कई किताबी बातें मेरी जिंदगी में वो मतलब मुझे मेंटली तो मुझे खुश कर रही हैं, पर वो मेरी लाइफ में कैसे मुझे उतारना है, वो मुझे पूरी तरह से मैं उतार नहीं पा रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ। और तब आप सोचते हो कि मैं सिर्फ वही कहूंगी, वही लिखूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। मेरी जिंदगी की जो एक प्रयोगशाला है, उसमें जो चीज कड़ी उतरी है। जैसे कोई भी चीज है, मान लो खाने की है, मान लो पहनने की है, मान लो रहने की है, मान लो बच्चों को देखभाल करने की है, पति के साथ कैसे रहना है। मैं एक सास भी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके साथ, अपनी बहुओं के साथ कैसे रहना है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये सब अगर मैं अपनी जिंदगी में नहीं उतार रही हूँ और उससे लेसन नहीं ले रही हूँ, तो फिर वो किताबी बातें हैं। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैंने किताबी बातें बिल्कुल करना ही छोड़ दिया। मैं उसका विजडम लूंगी, पर मैं उस चीज को पहले अपनी जिंदगी में देखूंगी कि मेरी जिंदगी में कैसे खरी उतर रही है। तो इसी तरह का काम करती हूँ मैं। और भगवान ने बहुत अच्छा एक
ये ब्यूटीफुल, ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड बना दिया है ना, तो हमारे जैसे लोगों को, जो हम घर में रहने वाली महिलाएं थे, और एक प्लेटफॉर्म दिया, एक एक्सप्रेशन का एक जगह दिया। मेरी लेखनी धीरे धीरे, मैं हिंदी पंजाबी मीडियम्स में पढ़ी हूँ, पर धीरे धीरे मेरी अंग्रेजी की लेखनी सुधरी, मैंने किताबें लिखी। मतलब ये कुछ अपने आप से, जिसे कहेंगे कि ऑटोमेटिक होता चला गया, जिसे हम ऑर्गेनिक तरीके से। और मैं समझती हूँ जिंदगी ऐसे ही चलती है, आप सबकी भी ऐसे ही चली है और आगे भी चलेगी। हम लोग सब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उस चीज को, और वही वही जिंदगी है मेरे लिए। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच चित्रा। तो मैं हमारे पास थोड़े सवाल है आपकी जिंदगी को लेकर, आपके अनुभवों को लेकर, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक मदरली फीलिंग आ जाती है जब दूसरे लोग जो आध्यात्मिकता में आते हैं, जो इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। मेरे खुद के भी कई अच्छे नहीं अच्छे अनुभव हुए हैं। तो आप इस क्षेत्र में, मतलब आपको कब से ये प्रश्न उठने लगे कि आप कौन हो, और किस तरह से आपने गुरुओं की खोज शुरू की, या गुरु आपके पास आए? कितने गुरु आपने इस जिंदगी में बनाए या संपर्क में आए हो? और आपके थोड़े अनुभव हमसे शेयर कीजिए, जो थोड़े अच्छे भी हो, थोड़े बुरे भी हो, ताकि वो कहा जाता है ना चित्रा की बड़ों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। तो बिल्कुल। जो नए आते हैं क्षेत्र में, उनको वो तकलीफें ना देखनी पड़े जो हमने देखी, उनको उन चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़े जो हमने फेस किया। तो इस तरह से उनको एक सहायक रूप ये सेशन हमारा हो, कि फेक गुरु के लक्षण क्या है, सच्चे गुरु के लक्षण क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। आज हमारा टॉपिक है और फेक गुरुज। इसमें किसी को नीचा गिराना नहीं है, किसी को मलाइन करना नहीं है, पर हाँ, सजग होने के लिए ये टॉपिक है कि हम भी ऐसे कोई व्यक्ति के चंगुल में न फंस जाए, या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी न फंस जाए जहां पर फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये आज का टॉपिक है। तो मैं चाहूंगी चित्रा जी, इस टॉपिक को लेकर आप जितना भी हमसे शेयर कर सके प्लीज कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं जिस इरा में पैदा हुई, 1959 में मैं पैदा हुई। हम लोग गांधीयन फैमिली में पैदा हुई। मेरे फादर एक एजुकेशनिस्ट थे। हम लोग बहुत ही सिंपल उस टाइम की लाइफ होती थी, ना हम गुरुओं के बारे में सोचते थे, ना मेरे घर में कोई गुरु की बात होती थी। हमारे लिए एजुकेशन सबसे बड़ा गुरु था, कि अपनी पढ़ाई करो। और मेरे फादर, हम 4 बहनें थे, तो मेरे फादर को था कि चारों लड़कियां मेरी पढ़े लिखें और नौकरी करें। और क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाते थे, तो कि भी हम भी कॉलेज में पढ़ाएं। मतलब जैसे जितना अपना उनका अनुभव था, उसी हिसाब से हमारी जिंदगी चल रही थी। पर जब मैं 17 साल की हुई और मेरे फादर ने एक एड देखा मिलिट्री नर्सिंग का, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें जाना चाहोगी। और क्योंकि हम हिंदी मूवीज देखते थे, हमें तो ना मिलिट्री का पता था ना नर्सिंग का पता था, पर वो मूवीज से कि हाँ, और नई दुनिया खुलेगी, छोटे शहर के रहने वाले थे। तो ऐसे करके मैं कलकत्ता में पहुंच गई, आर्मी ज्वाइन किया। तो एक नया वर्ल्ड मेरे लिए खुला। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मुझे जैसे बोलते हैं ना, मछली को पानी मिल गया। ऐसे ही मुझे जो हेल्थ का फील्ड था, वो मुझे बहुत ही मतलब मैं उसमें बहुत ही अच्छा करने लगी। मैंने पूरे ऑल इंडिया में मैंने उसको फर्स्ट आई, मैं हमारे आर्मी के जो सेटअप में। और बहुत ही मतलब मुझे मजा आ रहा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी ह्यूमन सिस्टम को समझने में। और तब मुझे मेरी मुलाकात अपने बाद में जो अब मेरे पति हैं उनसे हुई, वो भी आर्मी में थे। और फिर मैंने इस फैसला किया, मैं नौकरी छोड़ूंगी, और मैंने शादी किया। पर उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे था कि अब मैं अपने बच्चों को होम्योपैथी के तरीके से पालूंगी। और ऐसे करते करते आगे से आगे चलते जा रही थी जिंदगी, बहुत ही प्यार में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब सिंपल गुड फैमिली। हम्म। अब क्या है कि कोई हम गुरुओं के बारे में, मेरे पति ही मेरे गुरु थे। मेरे मैं बिल्कुल एकदम पति टाइप औरत थी। अब नहीं हूँ।
तब कि उन्होंने कहा जो, मैंने वही माना, और मेरे अपने बच्चे, अपने संसार, अपनी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। पर ईयर 2000 में, और अब मैं समझती हूँ कि कुछ धरती में ही बदल रहा था। ईयर 2000 में मेरे बच्चे दोनों हॉस्टल में पढ़ते थे और मेरे छोटे बेटे को जॉन्डिस हो गया था, और मैं कोई होम्योपैथी दवाई लेके उसके पास नहीं गई थी। तो तब मुझे रेकी के बारे में किसी ने उसको रेकी दिया, और मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये तो कितनी एक, क्या ही एक ब्यूटीफुल चीज है। हमने तो इतनी कितने सालों तक पढ़ाइयाँ की, और अब दवाई नहीं है तो हम तो बिल्कुल कोई किसी काम की नहीं है, क्योंकि दवाई नहीं है मेरे पास, तो मेरी तो पूरी विद्या ही खत्म है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अपने हाथों से एक एनर्जी देना है, और कितनी बड़ी चीज है ये तो मुझे बस, तब मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे हस्बैंड सिक्किम में पोस्टेड थे। तो मैंने कहा कि अब मुझे ये चीज तो जरूर सीखनी है। तब मुझे नहीं मालूम था ये अध्यात्म है, ये क्या है, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं थी। पर जैसे ही जब मैं रेकी की क्लास में गई, और पहली बारी जिंदगी में मुझे जो वाइटल फोर्स की हम होम्योपैथी में बात करते हैं, वो मुझे अपने हाथों में जब पहली बारी फील हुआ, वो एनर्जी जो फील हुई, वो ऊर्जा, वो तरंगे, मतलब मैं कह नहीं सकती कि मेरे लिए वो कितना बड़ा आहा मोमेंट था। और उसके बाद तो मैं, और मेरी एक ही नेचर है कि मैं जो काम करती हूँ मतलब उसको पूरी तरह से उसमें घुस जाती हूँ। मतलब मेरी ना हाफ में नहीं, मेरे लिए कोई भी चीज हॉबी नहीं है। हर चीज मेरे ओके। लिए अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे पूरी तरह से करना है, नहीं तो मुझे करना ही नहीं है। मतलब जी। इसीलिए लाइफ बहुत थोड़ी मैंने कम चीजों में जी है। मैं ज्यादा इधर उधर मुझे कोई मतलब नहीं है। पत्नी हूं तो पत्नी हूँ, माँ हूं तो माँ हूँ, मुझे किसी से और दुनिया से मतलब नहीं है। अब ये आ गई रेकी मेरी लाइफ में, और मैं बस अब रेकी के गुणगान, रेकी की किताबें, बच्चों को भी रेकी सिखाओ, मतलब इतना ज्यादा मैं रेकी में आ गई। अब मेरे जी। हस्बैंड आर्मी में ग्रो कर रहे थे, और जैसे ही जब मैं रेकी के उसमें आई ना, और एक रेकी भी एक तरह की एक मेडिटेशन है, वो जब मैं करने लगी, तब मेरे मन में ये सवाल जो आप कह रहे हो ना, कई तरह के उठने लगे अपने आप, ऑटोमेटिक। मुझे लगता है कुछ जो भी मेरे सिस्टम में वो एनर्जी कर रही थी। और जी। अब मुझे अपनी जो मेरी एक लाइफ थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ की लाइफ थी, मेरे हस्बैंड सीनियर हो गए थे, पर अब मुझे वहां पे मजा नहीं आने लगा। अब मुझे सवाल अंदर और उठने लगे कि यही है क्या जिंदगी, मतलब क्यों ये करना है, क्यों वो करना है, क्यों, मतलब जो मेरा जो एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड था उसमें एक ये क्वेश्चंस आने लगे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड को तो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही एक वो हो गया कि तुम मतलब इतनी अच्छी तुम थी, तुम कहाँ, ये किसमें घुस गई, इतने सवाल करती हो अब। एनी, हम्म। तो उसमें क्या हुआ फिर, मेरी जिंदगी में एक मेरे जो रेकी के टीचर थे, वो बाबा जी का इंट्रोड्यूस किया, और कैसे एक अट्रैक्शन सा हो गया बाबा जी के साथ। और उससे फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, अच्छा, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी। ओके। जब ओके। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा तो कि माय गॉड, कैसे कैसे योगी हैं हमारे देश में, कैसे कैसे गुरु, तब तक हम गुरु डिसाइपल ये सब मैं नहीं समझती थी, क्योंकि मेरी फैमिली में ये सब कभी नहीं था। तो हम्म। तब जाके ये चीजें समझ में आई। और मेरा बेटा जो निफ्ट में पढ़ता था, फैशन पढ़ रहा था, और उसने वो बुक घर से पढ़ी, और उसने कहा मुझे तो योगी बनना है। और 18-19 साल का था तब वो, हमने कहा अपनी पढ़ाई खत्म करो फिर। तो मेरा बेटा, वो उसने एक 21 साल में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और मंक बन गया वो, योगानंदा के उसमें। उसको तो जैसे उसने बुक पढ़ी, उसको था बस यही मेरे गुरु हैं। और मैं सोचती थी कि भी मुझे ऐसे क्यों नहीं होता है, मेरा क्यों ऐसे, मेरा ईगो है कि क्या है कि मुझे ऐसे होता ही नहीं कि भी ये मेरे गुरु हैं, ये यंग बच्चा है। और मतलब आप सोच सकते हो कि फैशन पढ़ रहा था, एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था, मतलब ऐसा कोई वो रिलीजियस टाइप बिल्कुल भी नहीं था, मेरा घर ही रिलीजियस टाइप नहीं था, पर मतलब जैसे कि कोई पास्ट लाइफ की मेमोरी खुल गई जैसे उसकी ना, हम्म। उसको कि भी यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा घर है, और मुझे तो यहीं जाना है। और उसने ज्वाइन किया। आज की डेट में वो और उसकी वाइफ आनंदा संघा मुंबई को लीड करते हैं। बट उस टाइम मतलब ये सब बिल्कुल नया था हमारे लिए।
कि कोई गुरु को फॉलो करेगा या कोई उसमें जाएगा, और मुझे था कि ये सब मेरे लिए नहीं है। और मेरा बेटा कहेगा, मम्मा आप कहाँ कहाँ घूमते हो, क्या क्या किताबें पढ़ते हो, क्या क्या वर्कशॉप करते हो, क्योंकि मैं ये तब तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन और डॉक्टर न्यूटन के ग्रुप में और पिरामिड मेडिटेशन करने लगी थी। मतलब बहुत कुछ मैं कर रही थी, जा रही थी इधर उधर, क्लासेस अटेंड कर रही थी। तो उसे बोला कि ये योगानंदा ने सब कुछ दे रखा है, आप मतलब कहाँ भटक रहे हो। तो मैंने कहा, बेटा ये मेरा पाथ नहीं है, मेरा अपना एक पाथ है जो मुझे खुद बनाना है, और हमारा सबका अपना अपना एक पाथ होता है। तो मैं उसमें चल रही थी। मुझे कोई गुरुओं से कोई मतलब, मैं कभी ऐसा नहीं कि मैंने कभी सदगुरु को नहीं सुना या किसी और गुरु को नहीं सुना या ओशो को नहीं पढ़ा या पत्री जी की चीजों को अप्रिशिएट नहीं किया, बहुत कुछ किया, पर मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओहो ये मेरे गुरु हैं और मुझे अपनी पूरी विल पावर को सरेंडर करके अब इन्हीं की हर बात को मानना है। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने में वो थी कि मेरी जिंदगी में मुझे कैसे उतारना है, कैसे चलना है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जिंदगी ही मेरी गुरु है। और बाबा जी को मैं ऐसे मतलब प्यार से मन में मानती थी, ऐसे नहीं कि कोई पूजा करती थी या कुछ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए आर्मी से। हमने सोच लिया था कि हम घर बार नहीं बनाएंगे, अब हम वानप्रस्थ में जाएंगे। तो जितना जो कंट्री जितना वीजा देगी, हम उतना उसमें जाके उस को उतना उस कंट्री में मेरे घर में कोई घंटी बजा रहा है पर मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो उतना उसको हम वहां पे उस कंट्री में उतना रहेंगे, अपना कोई घर नहीं बनाएंगे। तो ओके। ये जो एक चीज हमने डिसाइड कर ली थी, तब हम घूमने लगे। हम स्पेन में थे और मेरे हस्बैंड अभी न्यूली रिटायर्ड थे। तो अब क्या हो रहा था कि अपना खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो मुझे लगा जिंदगी में कि मुझे भी थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। ठीक है। तो तब मैंने वहां से अपनी वर्कशॉप्स करनी शुरू की। व्हाट्सएप आ गया था, ये 2017 की बात है, और मैंने ये काम करना शुरू किया और बहुत लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। ऐसे करके मैं अपना काम कर रही थी, और ऐसे काम करते करते 2020 आ गया। तभी भी मैं काम ही कर रही थी अपना, और बहुत अच्छा मतलब मेरा एक संघा बना हुआ था। तब जाके कोविड आ गया। और पहली बार मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि मैं फ्री कहाँ हूँ, क्योंकि तब तक मेरी जिंदगी 60 इयर्स की, मैंने अपनी जिंदगी अपने फ्रीडम में बिताई थी। शादी भी अपनी मर्जी से की, हर चीज अपनी मर्जी से, जिंदगी अपनी मर्जी से जीती, और मुझे लग रहा था कि मैं एक फ्री बीइंग हूँ। पर जैसे ही ये कोविड आया, मुझे लगा कि मेरा फ्रीडम कहाँ है। और तब मेरे मन में एक ही डाउट आने लगे, और मैं ये सारे जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये सब चीजों को पढ़ने लगी। और मुझे हर जो भी जिसको भी मैं रोल मॉडल मानती थी, वो मुझे सब में वो लगने लगा कि ओ माय गॉड। और तब मुझे लगा कि शायद अब टाइम है जब कल की अवतार ने यहाँ पे पृथ्वी पे आना चाहिए, क्योंकि अब कोई इंसान में, अभी मैं किसी में वो ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कि कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये इतनी बड़ी एक पूरी पैन वर्ल्ड एक चीज हो रही है। और ऐसे में कहीं पे मैंने किसी के वेबसाइट में एक शेयरिंग पढ़ा, किसी का फेसबुक ग्रुप में एक शेयरिंग पढ़ा, जो उसमें विशाल श्रीपॉल का वो शेयरिंग था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो गुरु हैं उनको कोविड के खिलाफ बात करना चाहिए, उनको ओपनली बोलना चाहिए कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैं उस समय ये सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और कोई तो कौन बोलेगा उसको, जो एनलाइटन लोग हैं, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, उनको बोलना चाहिए। तो मैंने उस पर्टिकुलर पोस्ट को अपने वॉल पे शेयर किया। जो मुझे पसंद आता है मैं शेयर करती हूँ, ऐसे बहुत लोगों की चीजें शेयर करती हूँ, उसको भी मैंने शेयर किया। पर जैसे ही मैंने उसको शेयर किया, टक 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 करके, मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, मतलब विद इन 10 मिनट्स में मतलब 20 कमेंट्स वहां पे आ गए मेरे शेयरिंग में। और जो मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं होता, और सारे मतलब कोई पता नहीं क्या ही भाषा बोल रहे थे, आप ही गुरु है, आप ही ये हैं, आप ही अवतार है, आप ही। और क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ही बात कर रही थी कि कल की अवतार को आना चाहिए, तो जैसे कि
मुझे लगा अरे ये कौन आ गए, मतलब ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, ये क्या भाषा बोल रहे हैं, मतलब ये क्या क्या हो गया सडनली, तो देखे तो सही बंदा कौन है। तब तक मैंने बंदे का मैं जाके देखा नहीं था। तो मैंने देखा तो वो बाई चांस उनका जन्मदिन था। 5 अगस्त की बात है ये 2020 की। और हम लोग वो जो एक रॉ में जो बहते हैं ना हम लोग, हम सोचते ओ माय गॉड, ये इट्स अ साइन। और वहां पे लिखा था महाअवतार बाबा जी का डायरेक्ट डिसाइपल। तो मेरे लिए तो मतलब इट वाज अ साइन कि बाबा जी मुझे ये यहाँ पे ले आए हैं, कोई डायरेक्ट डिसाइपल है। और क्योंकि मेरा बेटा खुद योगानंदा की उसमें है, जिन्हें बाबा जी ही उनके परम गुरु मानते हैं, तो मैंने उसको भी इमीडिएटली बोला। पर मेरे बेटे उसने उस चीज को कोई पत्ता नहीं दिया। उसने बोला ठीक है मम्मा, आपको ठीक लग रहा है तो आप सुनो उसको, मुझे नहीं सुनना है किसी को भी, क्योंकि वो लोग अपने गुरु को छोड़ के किसी को नहीं सुनते हैं। तो अब मैं उसको एक दो मैंने उसको और शेयर किया, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को मान लिया। पर उसने कोई मुझे कुछ बोला नहीं। पर उनके जो लोग थे वो मेरे, जो मैं शेयर करती थी, एक दो चीजें और मैंने शेयर की, उनमें वो लोग लिखते थे। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा था शेयर करो, मुझे जो ठीक लगता था, क्योंकि वो कोविड के बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे जो मुझे ठीक लग रही थी उस टाइम में, तो मैंने उसको शेयर किया। और उनके डिसाइपल बीच में आके लिखने लगे। 16 तारीख को उन्होंने मुझे पहली बारी एक मैसेज डाला कि आपके और आपके हस्बैंड ने जब एक होममेड जर्नी की थी, मेरे हस्बैंड ने एक पूरा इंडिया में एक साइकिल में एक जर्नी की थी आफ्टर ही रिटायर्ड। तो तब हम लुधियाना से भी गुजरे थे, तो उन्होंने बोला कि दैट वाज वेरी गुड। तो मैंने कहा ओह अच्छा, तो आप मुझे जानते हो, मतलब ये तो हमारा पुराना कोई मतलब कनेक्शन है। तो मैंने कहा मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आप तो महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट डिसाइपल अपने आप को कहते हो, मतलब उनसे मिले हो, क्योंकि तब तक मैंने एक वीडियो भी देखा था कि कैसे वो रहे उनके साथ और मिले। तो मुझे तो वो सुनने से ही मतलब अच्छा लग रहा था। और क्योंकि मैं तो सिर्फ उनसे मन में बात करती हूँ, उनसे दिमाग में बात करती हूँ, तो दोनों में क्या अंतर है। तो उन्होंने बोला कि मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। और जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है आपके जो चाहने वाले हैं, मतलब आपके फॉलोअर्स हैं क्या हैं, वो आपको कैसे एड्रेस करते हैं, गुरुदेव ये सब कहते हैं, तो मैं आपको क्या एड्रेस करूं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा मेरा नाम विशाल है, आप मुझे विशाल एड्रेस कीजिए। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद उस चीज में विश्वास करती हूँ। तो क्या होता है कि वो चीज आपको ठीक लगी किसी इंसान के बारे में, आप उनसे जो भी बात कर रहे हो आपको बिल्कुल सही लग रही है, आप तो आप सोचने लग जाते हो कि वाह, एक और कोई भी इंसान है जो इतना यंग उम्र में और बाबा जी के साथ डायरेक्ट, क्योंकि वो उस बात को बारी बारी बोल रहे थे कि मैं, बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने वो कहा। तो ऐसे करके डेली एक बात होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया, उस टाइम क्या हुआ था, हमने एक जमीन खरीदी थी और जिसमें मैं पर्माकल्चर कम्युनिटी बनाना चाह रही थी। पर मेरी जैसे ही इनसे बात होनी शुरू हुई, भगवान की ऐसी क्या कलामात हुई कि 10 दिन के बाद एक ऐसा फ्लड आया कि हमारी पूरी जमीन पानी में, मतलब वो हो गई, भर गया उसमें पानी पूरा। और मेरे हस्बैंड को तो वो सब पहले से ही पसंद नहीं था कि तुम जमीन खरीदो कुछ करो। उसको था कि हम दुनिया घूमेंगे। पर अब कोविड था, हम घूम भी नहीं पा रहे थे, तो उसने कहा चलो हम गोवा वापस चलते हैं। हम लोग नहीं तो गोवा में रहते थे जब इंडिया में आते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं लुधियाना जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो मेरे को ऑनर करते हैं, मेरी जर्नी को ऑनर करते हैं, उन्होंने एक बारी भी नहीं, और मैं देख भी रहे थे कि मेरा क्या चल रहा था मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत खुश होके बताती थी उसके बारे में। और तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। उन्होंने एक बारी भी नहीं पूछा कि तुम वापस कब आओगे या कितने दिन के लिए जा रही हो, ना ही मैंने इस बात का कोई जिक्र किया। मन में मैंने सोचा 5-6 महीने जाके देखते हैं, क्योंकि अगर मुझे जिंदगी में कुछ इसी लाइन में आगे चलना है और ये गॉड ने मेरी लाइफ में एक मोड़ ले आया है, तो शायद ये मोड़ मुझे गुरु की तरफ ले जा रहा है। तो और आप एक शिष्य बनकर गई फिर? बिल्कुल शिष्य बन के गई। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपना सब काम छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक टीचर को मैं तो शिष्य नहीं बन सकता है। तो और जैसे मैंने कहा कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो पूरी तरह से करती हूँ, मुझे तो अपने ऊपर पूरी कैपेबिलिटी पे अपना वो है कि ठीक है
छोड़ना है तो छोड़ देते हैं, मतलब कौन सी बड़ी बात है, ये लो छोड़ मतलब ये दिया। उनकी शर्त थी कि अगर शिष्य बनना है तो आपको टीचिंग छोड़ना है। ये उनकी शर्त थी। तो ओके। हमने वो शर्त मानी, अपनी मर्जी से मानी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहते हो तो ये भी छोड़ देंगे, बोलो और क्या छोड़ना है वो बोलो। घर तो छोड़ ही दिया था। और मैंने वहाँ पे घर एक किराए में लेके मैं वहाँ रहती थी। सुबह से शाम तक मैं उनके दरबार में रहती थी। और ज्यादा लोग नहीं थे, कोई कभी आता था कोई कभी नहीं आता था। हम लोग एक दो लोग थे जो वहाँ पे हमेशा रहते थे। और अच्छा लगता था, कभी भागवत पढ़ते थे, कभी कोई कुछ। पर अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो हमें सिर्फ वही चैप्टर पढ़ाए जाते थे जहाँ पे सिर्फ गुरु को कैसे सेवा करना है उसके बारे में, गुरु गाथा, गुरु की महिमा, गुरु की स्तुति, गुरु का वो सब, उसके ऊपर बहुत जोर था। तो इन अ वे, और उन्होंने हमें कहा था कि एक और शर्त थी कि आप और किसी को नहीं पढ़ेंगे और कुछ नहीं देखेंगे और कोई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे पढ़ेंगे। तो हम क्योंकि अब उसमें पूरी तरह देखना चाह रहे थे कि क्या है, और अभी तक ये था कि वो महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं। और क्योंकि जितना थोड़ा बहुत मुझे गुरुओं के बारे में मालूम था, जो मेरा बेटा और बहू जो गुरु को फॉलो करते हैं वो भी बिल्कुल योगानंदा का ही पूरा हर चीज पढ़ते हैं, उसी का हर चीज। तो मुझे लगा कि ये सही है, हम भी इनके इनके उसमें रहें, सो दैट कोई दूसरी कोई चीज दिमाग में ना आए। तो उस टाइम वो सही लग रहा था। और पूरे मन के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम जो भी हमें कहा जा रहा था हम उसको कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और उसमें बहुत आनंद भी था। पर ये सब करते करते ऐसे टाइम कब, एक्चुअली तो कोविड कब आया कब गया हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते थे, बाबा जी की केव के वहां पे जाके रहते थे। और पर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि कुछ चीजें सामने आ रही थी जो एक, जिसे आज की डेट में मैं रेड फ्लैग्स कहती हूँ, पर उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब कहनी और कथनी में थोड़ा फर्क चल रहा है। तो पर अब चित्रा तो जी, एक मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एज अ साधक, ठीक है ना, एज अ साधक जब थे, अब आप पीछे देख रहे हो और रियलाइजेशन हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जब हम साधक होते हैं, जब कुछ खोज रहे होते हैं, है ना, तो उस वक्त, उस अवस्था में, मतलब एक बार भी आपको उस वक्त साधक होने के नाते आपको सोच नहीं आई कि क्या गलत या क्या सही? तो अगर मैं अपनी अपनी खुद की नेचर को देखूं तो मैं हमेशा अपनी एनर्जी के साथ हर चीज को जोड़ती हूँ, कि ठीक है। अगर मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो कुछ गलत हाँ, हो रहा है, अगर मेरी ठीक। एनर्जी हाई है तो सब सही है। और मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती थी। ठीक है। ओके। तो मैं अपनी एनर्जी को ही पैरामीटर मान के, तो अगर मुझे कुछ दिखाई भी दे रहा था तो मुझे वो जी। लग रहा था कि मेरी एनर्जी तो कितनी हाई है, तो ठीक कुछ है। तो सही है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं उस हिसाब से चल रही थी। ठीक है। और ऐसे चलते चलते हम लोग एक अप्रैल 2021 की बात है। हमारे एक ही शिष्य थे जिनको वो परम शिष्य कहते थे, उनके माँ बाप दोनों बीमार थे। और उन्होंने कहा कि हम इनके साथ इनके घर जाएंगे और उनके माँ बाप की सेवा करेंगे, और उनको भी लगेगा कि हमारा बेटा एक अच्छे लोगों के साथ है। तो ऐसे करके हम लोग 5 लोग उनके वहां पे गए। और वहां पे मैंने तो किचन संभाल लिया, जो बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने उनकी काफी सेवा की। पर वो सब करते करते भी उनकी माँ काफी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अब क्या था कि जब हम किसी के साथ दूर से देख रहे होते हैं, एक मतलब यहाँ बैठ के अगर मैं फेसबुक में ही देख रही हूँ एक अलग पिक्चर होती है, अगर मैं अच्छे सर्कमस्टांसिस में किसी के साथ होती हूँ एक अलग पिक्चर होती है। जहाँ पे एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं वहां पे एक अलग परख आती है। क्योंकि जब तक सब सही चल रहा है तब तक तो सब कुछ ही अच्छा ही लग रहा होता है। अब यहाँ पे एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस आ गए थे, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट हैं। अब उनकी जो बेटी थी वो भी डॉक्टर थी, अब वो जो कह रही है विशाल उसका अपोजिट कह रहे हैं, और वो लोग उसको मान रहे हैं। तो वहां पे एक अलग तरह का एक ताना तनी चल रही थी। और विशाल कह रहे थे कि मैं तो विष्णु हूँ और मैं इस घर में आया हूँ, तो इनके इस घर में कोई डेथ नहीं हो सकती है, इस घर में तो सिर्फ प्रेजर्वेशन ही होगी, यहाँ पे कोई डेथ नहीं होगी। तो उनके जो फादर भी इस बात को मान रहे थे, और थोड़ा उनको था कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे।
और उनकी डेथ हो गई। तो अब जब उनकी डेथ हो गई तो नेचुरली उसकी बहन जो है वो जो कह रही थी कई चीजें जो नहीं मानी जा रही थी, तो उसने एक अलग तरीके से उस चीज को हमें हमें बोलना शुरू किया। और अब उनके जो फादर थे उनके मन में भी अब अलग सवाल आने लगे। और मैं तो जल्दी उठती थी, मेरी आदत है, मैं जल्दी उठती हूँ। तो सुबह उनको चाय बनाने की ड्यूटी मेरी थी। ये लोग देर से उठते थे, विशाल लोग। तो मैं उनको जब चाय दे के बात करती थी, तो अब वो मुझसे, जैसे अभी आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, वो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि दासत्व और शिष्यत्व में क्या अंतर है। हम्म और मैं बोल रही हूँ कि मैं तो दास वैरायटी हूँ। मैं तो पति हम्म की भी दास थी। मेरी तो आदत ही है दास बनने की। हनुमान जैसे दास थे ना श्री राम के, हम्म तो मैं दास ही हूँ। फिर हम्म उन्होंने कहा, जब आपका मोह भंग होगा तब आप कहाँ जाएंगी? और मैं हंस रही हूँ कि मेरा मोह भंग होगा, अच्छा, ओके। फिर मैंने उन्होंने कहा सोचो तो सही, हाइपोथेटिकली सोच लो कि मोह भंग होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मेरे तो पति से भी ठीक बनती है, मेरे तो बेटों से भी अच्छी बनती है, और मैं इंडिपेंडेंट भी रह सकती हूँ, तो मेरे पास तो बहुत चॉइसेस हैं। पर अब मैं क्या कह रही हूँ कि धीरे धीरे अगर कोई आपसे करेक्ट सवाल पूछने लग जाता है, तो आप एक अलग तरीके से थोड़ा सा, एक, हालांकि मैं जाके ये सारे सवाल विशाल को बताती थी कि वो ऐसे पूछ रहे हैं और मैंने ऐसे जवाब दिया, पर वो कहीं ना कहीं एक आपको वो पता नहीं कुछ, या तो मैं क्या कहूँ कि ऐसा कैसे एक मोह भंग होना था। तो यहाँ पर क्या हम एक एडवाइस, एक नए स्पिरिचुअल साधक या नया इंसान जो आध्यात्मिकता में आया है, हम क्या उनको इस अभी जो घटना की आप बात कर रहे हो, जहां आप सेवा कर रही हो या दास की तरह रह रहे हो, तो इस घटना को लेकर आप हमारे ऑडियंस को क्या सलाह देंगे इस पॉइंट पर, बिफोर वी, राइट। मतलब बड़ा मैं छोटी छोटी बातों पर भी लोगों का, तो फिर आप क्या ये एडवाइस करेंगे साधक को कि सेवा करो पर होश पूर्वक करो, या सेवा करो लेकिन सब कुछ दांव पर नहीं लगाओ? इस घटना को लेकर आप क्या एडवाइस देंगे, चित्रा? अब क्या है ना, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जी। ये है कि हम खुद कितने कमिटेड हैं ऑन दिस पाथ। क्योंकि ओके। आज की डेट में मैं ये समझती हूँ कि हम्म जो भी सेवा मैंने की, या कि कोई हम्म भी करता है, या जो हम्म भी उसमें करता है, वो हम अपनी तरफ से अपने साफ दिल से भगवान समझ के करते हैं, किसी को भी, चाहे पत्थर को, चाहे किसी भी इंसान को। हम्म का फल हमें हमेशा ही वापस मिलेगा, क्योंकि हमारा हृदय निर्मल था। हमारे हृदय में कोई यू नो एक द्वेष नहीं, कोई मतलब कोई पाप नहीं था, कोई ये था कि हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो भी पढ़ा भी वो गुरु गीता में या उसमें, कि गुरु जो कहे उसकी हर बात को आपने मानना है। हम्म। ये तो पर आपने गुरु को तराशा नहीं था, हमने एम आई गुरु राइट? को तराशा नहीं था, बिल्कुल सच कह रहे हो आप। अच्छा, हमने दूसरा कि क्या ये भी हम बोल सकते हैं कि जैसे महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट डिसाइपल है, और हमने, ठीक है, हमने अभी तक महाअवतार बाबा जी की जितनी भी कहानियां सुनी, उन उसमें कहीं भी सेवा की बात ही नहीं हमने बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पढ़ी। तो ये बिल्कुल हम जरूर, तो फिर इस मौके पर हम ऑडियंस को इतना जरूर कहेंगे कि जब भी किसी गुरु के साथ हमारा संपर्क होता है, या हम इस तरह से मोह में आ जाते हैं, तो थोड़ा भी अपने आप को सवाल करना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? बिल्कुल कि सही भाई, कहा आप, है ना? ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब क्या होता है कि कई बारी वो सवाल आपका पहले दिन आ जाएगा, कई बारी हम्म, एक हफ्ते के बाद आएगा। मेरे जैसे बंदे को वो 9 साल 9 महीने में वो चीज एक बिल्कुल समझ में आई। तो ये मैं इस बात को भी मानती हूँ कि यहाँ पे हमारा कुछ कार्मिक होता है, कुछ ऋण बंधन होता है, कुछ नहीं तो अब सोचो इस उम्र में, और जब मैं ऑलरेडी इस पाथ में चल रही थी, मेरा बच्चा उस पाथ में चल रहा है, तो मतलब वो मोह का पर्दा कैसे मेरी आंखों के सामने आया, ये मेरे लिए आज की डेट में भी एक मिस्ट्री है। पर मैं और इस सो बात को, अकॉर्डिंग टू यू देयर इज अ रिस्क इस मार्ग पर मोह का पर्दा आ बिल्कुल सकता देयर इज अ रिस्क। तो है। मेरे यस। लिए, क्योंकि मेरे साथ दो जो एक अच्छी चीजें थी, कि जो मेरी फैमिली थी वो मुझे पूरी तरह से एक बैकिंग, एक सपोर्ट था, कि उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं, पर कभी ऐसा भी नहीं कि मेरा फैमिली से कट ऑफ ही कर दिया मैंने पूरी तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
दूसरा चीज ये था कि मेरे भी साथ के जो ग्रुप के लोग थे, वो जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और जो मुझे वो देख रहे थे, वो भी शायद मेरे लिए प्रे कर रहे थे, मेरी एक एनर्जी को वो कर रहे थे। और जो बाबा जी को, जिनको मैं एक्चुअली अपना गुरु मानती हूँ, शायद वो मुझे इस रास्ते से ले जाना चाह रहे थे कि इस मेरा भी शायद कुछ काम है, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ। तो शायद मुझे जैसे आपका भी है कि हमें शायद आज की डेट में, जैसे वर्ल्ड की जो हालत है, और इतना इजी हो गया है किसी को भी अपने आप को गुरु अवतार डिक्लेयर कर देना और इंटरनेट पे बड़ी बड़ी बातें बोल देना। तो बहुत लोग उस चीज में अंदर जा सकते हैं। हमारे जैसे हैं कि हम आग में कूद के भी बाहर आ गए और उसमें जले नहीं। मैं डिप्रेशन में नहीं चली गई, मैं किसी उसमें नहीं, पर ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ। हमारे बहुत लोग जो हमारे ग्रुप में थे, उनमें से कई लोग, स्पेशली कई यंग लड़के, मतलब एकदम से डिप्रेशन में आ गए, बहुत उनकी मुश्किल हुई। और बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो भी अपना सब कुछ छोड़ के वहां पे चले गए थे। ओके। और उनके साथ तो एक और भी चीज हुआ, क्योंकि एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ उनके साथ, बिकॉज उसी के बाद ही हमने इस चीज को छोड़ा। तो उनके लिए तो एक ऐसा एक चीज हो गया कि जिसको हमने गुरु मान के, और जो हम तंत्रा या जो भी हम चीज को समझ रहे थे, एक्चुअली वो ये सब नहीं था, वो एक एक्सप्लॉयटेशन था। तो उसमें तो ये चीजें हो सकती हैं मेरे साथ। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बिल्कुल ही अनटूवर्ड हो। और बाहर निकल के भी मैंने एक दिन भी अपना मुंह बंद नहीं किया। मैंने इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं किया कि कोई कहेगा कि बड़ी आई चल के, पहले क्या क्या बातें कर रही थी बड़ी बड़ी, अब अपना ये बोल रही है। मुझे उस चीज में कभी शर्म नहीं आई कि हमने कोई चीज को इस्तेमाल किया, उसको जाके परखा, वहां पे हमें कोई चीज गलत आई, और अब मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मैंने स्तुति की है, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है अच्छा, तो अब मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जो मैं आज देख रही हूँ सच को, उसको भी मैं सामने लाऊं और उसके बारे में बात करूं। और मैंने बिल्कुल खुलकर फेसबुक पे हर चीज को सामने लिखा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक केस किया, मैंने तो उसको भी फेसबुक पे लिखा। अच्छा, केस क्या है? किसी गुरु ने आपके, मतलब एक गुरु तत्व शिष्य पर केस कर रहा है ऐसा? मतलब इन्होंने ही, विशाल ने ही एक लीगल नोटिस भेजा था कि इनकी वजह से मेरे मानसिक हालत खराब हो गई है और मेरे पर सारे अगर गुरु है शिष्य तो बोल मानसिक रहे हैं। हालत कैसे खराब हुई? मतलब जो भी, तभी उसके बाद तो फिर और ही हंसी आती थी इन सब चीजों पे। तो 50 लाख रुपए मुझे दें, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। तो मैंने कहा कर दीजिए आप, मैं खुद अपना केस लड़ूंगी। तो वो तो कुछ भी नहीं किया, आगे आगे तो क्या ही। अब तो जब हमें उनकी असलियत ही पता चल गई है, तो फिर तो हम कुछ क्या ही करेंगे। अब वो अभी तो पता ही है कि वो कुछ भी नहीं कर चित्रा जी, बट रिगार्डलेस ऑफ कौन ऐसे शिष्य को एक्सप्लॉइट कर सकता है, मैं मेरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है तो इसलिए मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ। पर सकता। जनरल अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें शिष्य भी कितना जिम्मेदार गिना जा सकता तो है? मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे लिए ये पूरा जिम्मेदारी मतलब लेना, 50-50 नहीं के 50% भी 50-50 गिव? नहीं, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि ओके। मैं खुद वहां गई, ओके। उनकी बातों में मैं आई। ओके। ऐसा नहीं कि वो, ऐसे तो दुनिया में मुझे नहीं मालूम है कि कितनी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं, आज तक मैं इतनी 60 साल में कभी नहीं आई थी। मैं ओके। उनकी बातों में आई, मैं वहां पर गई, मैंने अपना सब कुछ उनकी सेवा में लगाया। तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने अपनी, इसीलिए मैं इसी जिम्मेदारी को लेते हुए मैं बात करती हूँ। और मैं ओपनली उनका नाम लेके बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी जो मेरा है, क्योंकि मैं भी उस कर्म में भागी हो गई ना, जो लोगों को बुद्धू बनाने का कर्म था, मेरी भी उसमें भागीदारी हो गई, क्योंकि मैंने भी उस चीज के बारे में बढ़ चढ़ के बोला, विदाउट परखने से पहले। अच्छा, मतलब उनकी जो टीचिंग थी वो आपने आगे बढ़ाई, उसकी बात करेंगे? मैंने किस उनकी चीज को? टीचिंग से भी ज्यादा मैंने उनको आगे बढ़ाया। ओके। मेरे जो फॉलोअर्स थे, मेरे जो स्टूडेंट थे, जो मुझ हम्म। पे विश्वास करते थे, उन्होंने उनको ज्वाइन किया। इवन आज की डेट में 5 लड़कियां अभी भी वहां पे बैठी हैं। तो हालांकि मैंने नहीं कहा उनको कि उनको ज्वाइन करो, मैंने तो सिर्फ लिखा। पर
ये बात जरूर है कि जब मैं लिखती हूँ कोई चीज तो कोई लोग उसको ट्राई करेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, हम्म। वो मेरी चीज को। तो मेरी भी कहीं एक भागीदारी हो गई उस पाप में, जो कि गलत इंसान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोगों को मनी से एक्सप्लॉइट कर सकता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको दास फ्री में दासत्व करा सकता है। और हमें नहीं मालूम है कि वो क्या सम्मोहन था, क्या पाश था, क्या वो एनर्जी है। पर कुछ तो ऐसा है कि पढ़े लिखे हम लोग मतलब दैट उस मीन्स, पर चित्रा जी यहाँ एक बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है कि दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान के सानिध्य में आपकी एनर्जी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन डेटा या तो द टीचिंग विच कम्स विद द हाई एनर्जी वो भी कभी गलत हो सकती है, ऐसा। सो एब्सोल्युटली राइट। इसलिए साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एनर्जाइज फील हुआ या सिर्फ हाई एनर्जी फील हुई सही, इसलिए ये इंसान गुरु कहलाएगा या गुरु, ऐसा नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल सही। क्योंकि जो हाई एनर्जी तो आपकी इंटॉक्सिकेंट से भी हो जाती है, हाई एनर्जी तो आपकी, आप दारू पी लो उससे हो जाएगी। हम्म। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अब मैं आज की डेट में, इसीलिए मुझे इन चीजों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी लगता है कि अगर हम अपने आप को, जो हम में कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समझते हैं, मेरी एक गट फीलिंग है, मेरा एक वो है, अगर हम भी उसमें फंसे, ऐसे और बहुत लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। और हर इंसान चाहे ठीक से निकल के उसके बारे में बात भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है। लोग, आप जब कुछ कर रहे होते हैं आप उसके बारे में बात करते हैं, पर जैसे ही कुछ गलत हो जाता है हम एकदम से चुप हो जाते हैं। तो चुप नहीं होना है, इज अब दैट व्हाट यू देखिए, सेइंग? होना है कि नहीं होना है, बिकॉज हर इंसान की एक अपनी मजबूरियां हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि उनको होना चाहिए कि नहीं, पर मेरे जैसे जो लोग हैं या आपके जैसे जो लोग हैं, हमारी, जब हम बिल्कुल मतलब एकदम से अपने बल पे खड़े हैं, हमारी कोई मजबूरियां नहीं है ऐसी कि हम उसके बारे में बोल ना पाए, तो हमें, हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि हम कर सकते हैं। कई लोग हैं वो करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कई बारी कि भगवान मुझे इस रास्ते से लेके गए कि तुम्हें अब इसके बारे में बात करना है। तो जो भी मैं कहानी अब उसको बना लूं, बट द फैक्ट इज कि यस, मैंने एक गलत इंसान को सपोर्ट किया। और तो चित्रा, अगर हम दो कॉलम बनाएं, बिल्कुल। फेक गुरु एंड ट्रू गुरु, हम्म। हाँ, तो हम्म। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दो फेक गुरु के कॉलम में और ट्रू गुरु के कॉलम में? तो थोड़े 3-4 पॉइंट। अगर मैं ये दो कॉलम आज की डेट में बनाऊं, हम्म। नंबर एक तो, मैं किसी भी गुरु को, और मैं क्लास कर रही हूँ आजकल डिसाइपल और इसके ऊपर, और मैं गुरु के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं और ध्यान से पढ़ रही हूँ। तो आज की डेट में जो प्रेजेंट डे है, मैं किसी भी गुरु को नहीं कह सकती हूँ कि वो पूरी तरह से उसमें उतरते हैं। इसीलिए गुरु मानियो ग्रंथ जो एक उनका है ना, मुझे वो चीज बहुत अब अच्छी लग, और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी है कि जो टीचिंग है वो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए देन द पर्सनालिटी, देन द पर्सन। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम लहरी महाशय की बात करते हैं कि उनको कभी पिक्चर भी, कोई फोटो ले तो फोटो में भी नहीं आते थे वो, हम्म। क्योंकि उनकी अपनी एक एनर्जी है। वो ऐसे फोटो में आके उनकी एनर्जी को तुम जहां मर्जी नहीं लाते रहोगे। मतलब एक लहरी माशा की एक ही फोटो है, वो भी उन्होंने अलाउ किया कि चलो अब मेरी फोटो में मैं आ जाऊंगी। बाबा जी की कोई भी फोटो नहीं है, बाबा जी का उन्होंने एक आकार को किसी को बता के एक पेंटिंग बनवाया। हम्म। क्योंकि जो फोटो है उसमें भी एक एनर्जी आ जाती है, उसको हम ऐसे कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं एक गुरु हूँ और मैं बस रात दिन नए नए कपड़े पहन के नए नए फोटो खिंचा रही हूँ, नए नए अपने वो बातें बना रही हूँ, नए नए चीजों को बोल रही हूँ, और खुद ही बोल रही हूँ कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो वो दैट इटसेल्फ इज सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। पर तो फिर कृष्णा ने खुद ने ये नहीं बोला कि आई एम दैट, या तो कई सूफी ने अनल हक नहीं बोला कि दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग? तो दैट इज वाई मैं आपको बोल रही हूँ ना, भागवत में हमने वही चीजें पढ़ी और हमने उस चीज में आके उसको सच मान लिया। मुझे है कि कृष्ण मेरे लिए आज की डेट में
वो मैं उनको मेटाफोरिकल मानती हूँ, मैं मानती हूँ मेटाफोरिकल कि आई एम दैट अगर हम कहते हैं तो हमारे अंदर का जो एक तत्व है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसे हम कहेंगे, आई एम दैट। तो एंड ईच वन ऑफ अस इज दैट। यस, इट इज जस्ट दैट हमारी अभी भी जो हमारी कॉन्शियसनेस जो है, जो आकार के साथ जुड़ी हुई है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, और जब तक हम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं तो हमारा थोड़ा बहुत अहंकार जरूरी है। मैं पूरी तरह से, अगर मैं गृहस्थ में रहते हुए पूरी डिटैच हो जाती तो मेरे बच्चे आज की डेट में वो नहीं होते जो अब हैं। अब मैं उनसे डिटैच हो सकती हूँ क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही कृष्ण, उनका क्या रोल था समय काल में, उन्होंने क्या वो चीज तब सिखाई, तो मैं गीता से भी अपने हिसाब से कि मेरी जिंदगी में गीता कितनी अप्लाई करती है, मैं उतने तक ही अभी अपने आप को समझती हूँ कि मेरा इतना ही है। क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी में मैं अभी उस लेवल में नहीं पहुंची हूँ कि जहाँ पे मैं कहूँ कि आई एम दैट। तो क्या हम यहाँ पर ये सार निकाल सकते हैं चित्रा कि अगर किसी गुरु के पास हम जाते भी हैं, ठीक है, या किसी ज्ञानी के पास, योगी के पास, तो इंसान को प्रमोट नहीं करते हुए टीचिंग को प्रमोट करे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। और टीचिंग भी वो जो मैंने अपनी जिंदगी में उतार के मैंने सह ली। जैसे अभी विशाल ने कहा कि नॉर्थ में सिर रख के सोना है, हमने आज तक हम पढ़ते थे ये सब चीजें कि नॉर्थ में सिर नहीं रखना है, पर जब या उन्होंने कह दिया हमने मान लिया। अब ये कितनी गलत बात है, हमने उस चीज को जग्गी टेस्ट वासुदेव नहीं मना किया, कर रहे हैं। हमने उसको टेस्ट नहीं किया। तो मैं ये हाँ, कहूंगी कि अपनी लाइफ में जो मैं पहले करती थी, हर चीज को मैं कहती थी मेरी लाइफ लेबोरेटरी है, और वैसे मैं ये विशाल एपिसोड को भी एक टेस्ट ही मानती हूँ। 9 मंथ्स का, मेरी 63 ईयर्स में 9 मंथ्स एक बहुत छोटा फेज है, बट इंटेंस फेज रहा। तो अब मुझे उससे बहुत कुछ जो सीखा है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जैसे ये भी एक सीख ही है कि गुरु को कैसे, जब तक मैं गई नहीं थी गुरुओं में तब तक मैं उतना गुरु के चीज को पढ़ नहीं रही थी, अच्छे से समझ नहीं रही थी, आज मैं कर रही हूँ। तो अब मुझे ये है कि वो इंसान को प्रमोट हम जब कर दिया उसी के, क्योंकि वो भी तो एक फॉर्म ही है ना, उस फॉर्म में ही अगर हम उस फॉर्म के साथ जुड़ गए, जैसे क्योंकि कृष्ण का भी कहा कि भी फॉर्म के साथ जुड़ जाओ, है ना। पर कृष्ण जो है मेरे लिए, मैं आज अगर मैं कृष्ण मुझे चूज करना हो या कोई इंसान चूज करना हो तो मैं कृष्ण को चूज करूंगी, क्योंकि एटलीस्ट वो फॉर्म मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है ना। in short, don't get attached to the form. You यस, may get attached to the knowledge. यस, ज्ञान लेकर उससे अटैच जरूर हो, पर इंसान से मतलब दिस इज ओनली एज अ प्रिकॉशन, फ्यूचर में आप एक्सप्लॉइट ना बिल्कुल, हो। बिल्कुल। इनके अलावा भी कोई ऐसे एपिसोड्स है या कोई और ऐसी पर्सनालिटीज है जिनके साथ आपका अच्छा अनुभव नहीं रहा? अगर मैं अब अपनी जिंदगी देखूँ ना पीछे मुड़ के, हम्म, तो मैंने छोटे मोटे बहुत लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। किसी की मैंने किताबें ट्रांसलेट की हैं, उनके हिंदी से इंग्लिश में। किसी गुरु के साथ मैंने उनके लिए किताबें लिखी हैं। किसी के साथ मैंने किसी हीलर को प्रमोट किया है। और सब जगहों में देयर हैज ऑलवेज बीन समथिंग जो एट सम पॉइंट डिड नॉट रेजोनेट विद मी। सिर्फ मैं उनके बारे में ओपनली, हालांकि मैंने उनके बारे में भी ओपनली बोला है, पर अब मैं उन चीजों को उनसे आगे एक तरह से निकल चुकी हूँ। दूसरा ये चीज है कि उन सब में मैंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था जैसे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान ने बोला तुम्हें थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा दिखाया, तुम्हें तो समझ नहीं आया। तुम्हें तो थोड़ा एक ना झटका लगना चाहिए तुम्हें, मतलब तभी तुम्हें समझ आएगा और शायद तुम अब उसके बारे में और ओपनली बोलोगी। क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन हैं, बहुत ही कॉमन है कि हर जगह में जहाँ पे भी मेंटोर हैं, जहाँ पे भी कोई अपने आप को बड़े बड़े टाइटल दे रहा है, जो भी अपने आप को कुछ कर रहा है, और जहाँ पे जो उनकी इनर कोटरी होती है वो उनको बिल्कुल झुक झुक के उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि ये त्रिकालदर्शी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। फिर आप उनका लाइफस्टाइल देखते हो कि वो तो मतलब, तो आपको मतलब कहीं पे आप वहां से हट जाते हो जैसे मोस्ट लोग करते हैं। ऐसे ही मैं वहां से हटती गई, हटती गई, हटती गई। पर यहाँ पे क्या है कि मैं हट ही नहीं पा रही हूँ,
मुझे भगवान जी ने रोका हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे लड़ाई करनी है, युद्ध कर। शायद उससे पहले मेरी जो अपनी स्टेज ऑफ लाइफ भी थी, मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर थे, मेरे बच्चे वो सब कर रहे थे, शायद उस टाइम में मैं ये सब बोल भी नहीं पाती इतना ओपनली, ना ही ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आप ये चीजों को ओपनली बोल पाओगे। तो अब मैं ओपनली बोल रही हूँ। ऑल्सो देर इज अ रीजन कि ये एक स्मॉल फ्राई है तो आप बोल पाते हो। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके साथ कितना पंगा ले पाओगे मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे है कि ये एक मेरे लिए टेम्पलेट है कि अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है और ये बिगनिंग में ऐसा होता है और रोकते नहीं है, तो ऐसे 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 बहुत गुरु उपज रहे हैं, घरों जगह जगह में उपज रहे हैं। और वो अपने आप को चाहे कल की अवतार डिक्लेयर करें कि महाअवतार बाबा जी का नाम लेके करें, उनका कर्मा तो है ही है। मतलब उससे तो मुझे कोई, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हर बंदे का कर्मा उसको पकड़ेगा ही, कहाँ जाएगा। पर हमारा जो हम उस कर्मा में भागीदार हो जाते हैं, वो अनजाने में। जो अनजाने में, तो वो जो हमारा एक वो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मैं पूरी तरह से लेती हूँ कि ये भी जो अब मेरी एक चल रही है तरह की एक एक्सपोजे, तो ये भी पार्ट ऑफ फिनेंस है एक तरह का कि तो मुझे फिर हर एक साधक ऐसे फेस करेगा ही, एवरी साधक, क्योंकि उसको ग्रीड है एनलाइटनमेंट की, ये कहेंगे। मुझे तो लगता है आज की डेट में बहुत लोग फेस करके आए हैं। हर ग्रुप में मैं बहुत लोगों से, अभी मुझे लोग लिखते हैं, कोई किसी गुरु का नाम बताता है, कोई किसी गुरु का नाम बताता है। स्पेशली जो नजदीक आ जाते हैं उनको ज्यादा समझ आती है, जो थोड़ा दूर से देख रहे होते हैं वो अभी भी उतना समझते नहीं है। ये हर जगह होता है, जब आपका प्यार चल रहा होता है तो नहीं समझते हो, शादी हो जाती है तो ज्यादा समझते हो। ये तो सभी का है, दूर से, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप देख रहे हो कहीं से, पर आपको तो ये जो एक चीज है, शायद हमें उस रास्ते से जाना होता है कई बारी। मुझे तो डेफिनेटली जाना था, झटका खाना था, नीचे गिरना था, एक ह्यूमिलिएशन होनी थी, ह्यूमिलिटी सीखनी थी। नहीं तो उससे पहले मेरे लिए बहुत इजी था डिसमिस करना कि ये जो ऐसे मतलब गंवार टाइप लोग होते हैं यही जाते हैं ऐसे चक्करों में। हमारे जैसे तो नहीं जाते। भगवान और जी ने, आपको जाना पड़ा। हाँ मुझे जाना पड़ा। और उसमें मैं खुद अपनी मर्जी से गई, तो किसी और को तो मैं क्या ही बोलूँ, अब मर्जी है कि ऊपर वाले की दया थी, अब जो भी कह लें। पर तो यस, अब आप एक नए साधक को क्या एडवाइस देंगे चित्रा, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अब मैं नए साधक को सबसे बड़ी जो एडवाइस मेरे लिए है कि एनलाइटनमेंट, मुक्ति, लिबरेशन, इन शब्दों को प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो इन शब्दों को। आप सिर्फ ये सोचो कि मैं इस जिंदगी में हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक जो भी मैं काम कर रही हूँ। जैसे पहले के भी जो ऋषि थे, वो आपको आपके वर्ण के हिसाब से कैसा जिंदगी जीना है वही तो सिखाते थे। आपको सिखा के वो आपको गृहस्थ में भेज देते थे कि अब आप अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से जियो। उसको जीने के बाद फिर आप अब वानप्रस्थ और संन्यास की बात करो। अब हम अगर, क्योंकि हम किसी चीज से दुखी हैं अपनी जिंदगी में, तो हम कह रहे हैं भी शायद हमें लिबरेशन चाहिए, हमें लिबरेशन मतलब क्या है ये। तो ये जो शब्दों को हमने ना, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये जो शब्दों को हमने ना एक बाजार में ले आए हैं ना, इन शब्दों से पहले तो कि भैया मुझे एक जिंदगी, अपनी अपनी जिंदगी एक सच्चे इंसान की तरह, एक धर्म में रहते हुए, अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए। जैसे मैंने विशाल को उस समय पूछा कि मैं अगर अपने पति को छोड़ के आती हूँ तो मेरा क्या धर्म है एज ए पत्नी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पति ऋषि हैं तो उनकी सेवा करना ही आपका धर्म है, अगर आपके पति ऋषि नहीं है तो ऋषि नाम गुरु ऋषि हैं तो गुरु की सेवा करना आपका धर्म है। तो अब जो ये शब्दों के जाल हैं, अब कौन ऋषि है कौन ऋषि नहीं है, और कौन गुरु है और कौन कौन गुरु गुरु है नहीं। कौन गुरु नहीं है। तो ये जो एक चीजें हैं, ये मतलब हम उन उन शब्दों के जाल में आ जाते हैं। मतलब मैं तो आई,
और ऐसे बहुत लोग हैं जो आते हैं, और ऐसे ये तो एक छोटे से कोई हैं गुरु, नहीं तो कितने गुरु हैं, कितने हजारों लाखों लोग शब्दों के जालों में आए हुए हैं और अपना सब कुछ न्योछावर कई करते हैं, कई तो हैं जो मतलब कई हैं कि जो जिनके लिए ये पास टाइम है, उनको किसी ठीक। भी हाँ, किसी भी गुरु का शारीरिक रूप से किसी भी शिष्य को स्पर्श करना, इन द सेंस विद थर्ड आई हो सकता है, या कोई स्पेशली जब हम स्त्री पुरुष की बात करेंगे, या तो शिष्य पुरुष है और स्त्री गुरु है, या यू नो इन शॉर्ट हम जब शरीर को भी, वैसे अध्यात्म में पुरुष स्त्री की बातें नहीं होती है, बिल्कुल लेकिन हम ये भी तो नहीं नकार सकते हैं ना कि हम शरीर में है, हम गृहस्थी है, उसमें है, ठीक है ना? तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल तंत्र के नाम पर भी जो कई वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, या बिल्कुल तो आजकल जो जैसे आपने सेवा का बोला कि तू मेरा पैर दबाएगा या मेरे लिए खाना बनाएगा, या हाँ, एक सहज रूप से जैसे कृष्णा कहते हैं कि मैं आपका सखा हूँ, और फिर उस तरह का कोई है तो बात अलग है। पर बाकी आपके हिसाब से अगर कोई गुरु इस तरह की सेवा डिमांड करता है, तो हमें चौकन्ना जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर मैं जो कह रही हूँ ना कि एक पता नहीं क्या ही जैसे मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ, वो 36 थे उस टाइम, और हम्म, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा बैग उनके बैग से 4 गुना भारी होगा जो मैं कंधों पे उठाऊंगी क्योंकि पानी भी मेरे में, खाना भी मेरे में, फ्रूट भी मेरे में, सब कुछ उनके में, से उनका एक लैपटॉप। तो अगर हम छोटी सी बात, हालांकि मैं हंसती थी इस चीज को लेके सबके सामने कि चलो भगवान ने मुझे बहुत अच्छे कंधे दिए हुए हैं, और मैं मतलब सुबह से रात तक सेवा कर रही हूँ, और वो उनको ब्रेक चाहिए थोड़े थोड़े देर के बाद अपने कमरे में जाके रेस्ट करने के लिए, तभी भी मैं हंसती थी कि भाई मेरी बॉडी बहुत फिट है और मुझे रेस्ट भी नहीं चाहिए। तो पर ये आप बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि ये चीजों को हम हंस के जो हमने हटा दिया, उस चीज को अगर उस समय थोड़ा सा एक ध्यान दिया होता तो एक जल्दी समझ आता कि ये एक मतलब ये किस तरह का एक टेस्ट है, ये किस तरह का एक गुरुत्व है। ये जैसे जैसे हिमांश के फादर ने मुझसे सवाल पूछे कि गुरु क्या शिष्यत्व और दासत्व में क्या अंतर है। तो ये जो एक हम्म, लॉर्ड एंड अच्छा मास्टर सवाल है ये। और स्लेव स्लेव जब कोई आपको बना रहा है कि आप लोअर बीइंग हैं और हम हायर बीइंग हैं, आप नीचे बैठोगे जमीन में, हम ऊपर बैठेंगे, तो ये क्या है कि हमारे एक तो हमारी जो इंडियन कल्चर है ना, वो भी हमें सिखाती है कि हाँ, बड़े हैं छोटे ये वो। पर एक जो अब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, क्योंकि वो यंग मैन है, तो वो सबसे ज्यादा सामान उठाएगा। ऐसा नहीं कि भी अगर वो कोई लीडर है अपने ग्रुप का या कुछ है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा। वो तो बढ़ के आगे वो भी झाड़ू लगाएगा, बाकी भी लगा रहे हैं, जो भी काम है सेवा है, सब एक साथ कर रहे हैं मिलके। तो ऐसा नहीं है कि, और जो कोई बड़े उम्र का है उसको तो हर इंसान आगे बढ़ के उनकी मदद करेगा। ठीक है। आई एम सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए आई एम गोइंग टू ओपन द सेशन टू क्वेश्चन आंसर्स। सेशन में जो भी है वो चित्रा जी को जो भी सवाल पूछना चाहे उनकी जिंदगी के बारे में, या गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, या और कुछ भी फेक गुरुज या ट्रू गुरुज के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड और सवाल करें। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आज इतने अनुभवी स्पीकर हमारे साथ है, बहुत सालों का इनके पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों को मिलने का अनुभव है। तो आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके इनको पूछें। प्लस आपके पास अगर कोई शेयरिंग हो, जैसे आपका खुद का कोई गुरु है और उनकी कई बातें हैं जो एक ट्रू गुरु की होनी चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो वो भी प्लीज आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि हाँ, ट्रू गुरु इस तरह का फीचर्स होते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। मनीषा, लता, एवरीबडी, उषा, सुतापा, गरिमा, एवरीबडी, एनीबडी, रेज योर हैंड प्लीज। आपको पता है ना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए रेज हैंड। यस मनीषा, As वेरी गुड। always, it's very nice to see you. Chitra ji, it takes a lot to speak in front. बहुत अच्छा, we appreciate your efforts. थैंक यू। वेरी गुड। And one more thing I would ask you, uh, like you said, दासत्व भाव, तो ये भाव तो मोस्ट ऑफ द जगह आपको अहम कटवाने के लिए होता ही है,
एक ये जो मैं मतलब मेरे को जो मेरे गुरु के मैं सानिध्य में रही, तो वहां पे भी यही था कि वो सबसे पहले आते ही झाड़ू पकड़ा देते थे कि बिल्कुल तुम्हारे अंदर ये जो अहम भाव है सबसे पहले खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, तो अब हम जो हम एक प्रोसेस में आ रहे हैं कि भाई हमें हमें कुछ ग्रोथ चाहिए स्पिरिचुअल। यू सेड कि इसको अब मतलब तुम अपने हिसाब से करो। तो हमें अब हमें एक मतलब हाउ विल वी आइडेंटिफाई अ ट्रू गुरु, ये उसके लिए हमें आप एक प्रिपेयर करो ना। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो हमें भी यही बताया जा रहा था कि भी आपके अहंकार पे काम हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको लूँ, मैं एक जनरल की वाइफ हूँ, मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हूँ। तो हमारे लिए, और मैं सुबह जाके उनके घर में झाड़ू लगाती थी, मतलब जो हमारे उसमें मैं उसकी सफाई करती थी, और मुझे कभी उस चीज में छोटा नहीं लगा, मुझे उसमें बहुत ही आनंद आता था। और मैं उस चीज को बिल्कुल कभी नहीं लेती थी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं कपड़े भी धोती थी, मैं सब कुछ करती थी। पर अहंकार पे काम होना एक बात होती है, आपकी ह्यूमिलिटी एक बात होती है। पर अगर आप देख रहे हैं कि जिसे आप गुरु कह रहे हैं उसी में अहंकार से भरा हुआ है, उसमें इतनी एरोगेंस है, उसमें कहीं ह्यूमिलिटी का नाम ही नहीं है, तो अब आपको कहीं पे एक क्वेश्चन आएगा। पर वो जो क्वेश्चन आप खुद को रोक देते हो, इसीलिए मैंने 9 महीने वहां पे मैं रही। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में मैंने उसको सोच के छोड़ दिया कि चलो छोड़ो। मुझे हर बात में ये लगा कि शायद ये मैं अपने अहंकार से देख रही हूँ, शायद मैं अहंकार से देख रही हूँ, शायद ये इसमें कुछ मेरे लिए, मैं अपनी भल उसको देखूं, मेरी ह्यूमिलिटी काम आ रही है, पर मैं आगे देखूं। पर जब आगे हमें एक्सप्लॉयटेशन टाइप चीजें दिखाई दे, स्पेशली ये तंत्रा के नाम पे, इस नाम पे कि मैं विष्णु हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुम्हें मैं पता नहीं कहाँ दिखाऊंगा, तो वो करके हमें एक फॉल्स गुरु का पता चला कि यहाँ पे तो अहंकार ही अहंकार है, और ये अपनी अपनी बड़ा आगे बढ़ने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब आया ट्रू गुरु। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आज तक बहुत लोगों के सानिध्य में रही हूँ, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हालांकि नॉट नॉट इन दिस मैनर, बट जहां पे आपको समझ आया कि कहनी और कथनी में अंतर है। तो ये, अब मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप उसमें कूद के नहीं देखोगे, इनर सर्कल तक जाके नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चल सकता है। तो आपको जो कोई इनर सर्कल में है उनसे पूछ के, या कोई पुराने जो उनके साथ रहे हैं उनके साथ, उनसे अगर बात करें तो एक आपको शायद उसके बारे में पता चले। पर कई बार क्या होता है, हम दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं, हमें लगता है उनका ऐसा हुआ, अपने से सीखें। तो मुझे तो आज की डेट में ऐसा कोई ट्रू गुरु जिसे मैं कहूँ ऐसा नहीं मिला है। पर मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं, अभी जैसे मैं इवन रीटा को देखूं, या और भी मेरे मेरे ही साथ के जो कई लोग हैं, जो अपने आप को ना गुरु कहते हैं, जो ना अपने आप को कुछ ऐसा कहते हैं, पर वो अपनी अपनी जिंदगी से लेसन आगे, जिसे हम कहेंगे एल्डर, कोई भी हमारे जो एल्डर्स हैं, या इवन मतलब जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी चीज को उतारा है और अपने लिव्ड विजडम से बात कर रहे हैं। अगर हमें बच्चों के बारे में पूछना है, तो जिसके बच्चे ही नहीं हैं या जिसने बच्चों को कभी पाला ही नहीं है, वो हमें क्या सलाह देगा। अगर हमने अपने पति के बारे में पूछना है, जिसकी अगर शादी ही नहीं हुई है, वो हमें क्या वो सलाह देगा। तो ये जो चीज हमें अगर ये समझ में आए कि अगर जिस जो लिव्ड विजडम से बात कर रहा है जो भी इंसान, हमें उसी से हम उस चीज के बारे में सलाह ले सकते हैं, क्योंकि टेनिस प्लेयर ही हमें बता सकता है ना, टेनिस हमें ट्रेनिंग दे सकता है। तो अब एनलाइटनमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो वो किताबों से देख के कोई, अब ये तो हमें पता चल जाता है किसी के बच्चे हैं कि नहीं, किसी ने शादी की कि नहीं, कोई किसी की माँ कोई सास है कि नहीं, पर कोई एनलाइटेंड है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। उसमें हम उनकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि वो किताबों से पढ़ के कि क्या एनलाइटनमेंट होती है, हमें तो पता ही नहीं एनलाइटनमेंट क्या होती है। तो ये इन तभी मुझे है कि हम इन शब्दों के जालों में ना फंसे, ये जो स्पेशली ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, जिनका कोई हमारे पास कोई वो नहीं है कि भी हाँ ये गुण है, टेंजिबल प्रूफ। टेंजिबल प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई ना। वो तो फिर बातें हैं, अब बातों में मैं आपको कोई भी एक्सपीरियंस सुना दूं, और क्यों,
और अगर मैं बिल्कुल एक अच्छी वक्ता हूँ और मैं बारी बारी धीरे धीरे आपको मतलब ब्रेन वॉश कर सकती हूँ ना। तो ये मुझे है कि हम अपने अपनी लिव्ड विजडम में रहें, अपने अपने जो लोग हैं जिसको हमने देखा परखा है कि हाँ ये अपनी विजडम से बात कर रहे हैं, उनसे हम कंसल्ट करें। और या फिर जैसे मैंने कहा गुरु मानियो ग्रंथ, तो ऐसे हमारे ग्रंथ हैं। हम बचपन में रामायण ऐसे खोल लेते थे, उससे हमारे प्रश्न आ जाते थे, ऐसे गीता खोल के प्रश्न आ जाते हैं कि जवाब आ जाते हैं। तो और हम एक संघा मुझे आजकल बहुत अच्छी चीज लगती है। अभी जैसे आप लोगों का एक संघा है, संघा में आप लोग बात करते हो एक दूसरे से, उससे समझ आती है। तो वो संघा मुझे आज की डेट में और स्पेशली हम विमेन के लिए सबसे सबसे ब्यूटीफुल चीज है। देन मोर ये सिक्योर, मोर सिक्योर। ये मैं औरतों के लिए तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एन एनलाइटेंड व्यक्ति भेद समझता है पुरुष और स्त्री का, ठीक है, और भेद नहीं है वो भी उसकी समझ में है। लेकिन जो आप जो बोल रहे हो ना एक सामाजिक स्तर से, हाँ, क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई औरत जो फीमेल गुरु होती है वो औरतों को गाइड कर दे, क्योंकि वो पूरा रोल भी प्ले कर रही है। एंड मेल गुरु मेल को भी, जब ये रिस्क फैक्टर हो तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर गुरु सही है, शिष्य सिंसियर है, फिर तो शरीर का कोई भेद का सवाल ही नहीं उठता है। पर वेन एवर देर इज अ डाउट, देखो क्योंकि मैं ये भी कहूंगी कि वी आर ऑल मैग्नेट्स। जैसे चित्रा बहुत हमली एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये उनका डेस्टिनी का प्लान हो सकता है कि इस तरह की एक घटना उनके जीवन में होए, ताकि वो ही फिर उनका एजेंडा हो जाए, उनका पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल हो जाए। दूसरे लोग इसमें नहीं जाए। जैसे कि होता है ना कि भाई खुद अगर ड्रग्स लिया हुआ है तो अब उसका पर्पस ऑफ लाइफ हो जाता है कि अब वो प्रचार करे उसके भाई ड्रग्स ना लो, या मैं एक डिवोर्सी हूँ, मैंने जो अनुभव किए वो दूसरी औरतें ना जाए। आई थिंक दिस साउंड्स टू मी लाइक अ गुड सॉल्यूशन कि लेस रिस्की हो सकता है ऐसा। ऑफ कोर्स वेयर फाइनेंस इज कंसर्न वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर गुरु को भी हम एक मित्र की तरह देख ले ना, एक सखा, एक फ्रेंड, जो ना ज्यादा है ना कम है, पर हाँ अगर जो मुझे नहीं पता है वो उसको पता है तो कभी डांट दे या कभी गले लगा ले, कभी गिफ्ट दे दूं, तो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच चित्रा, थैंक यू मनीषा। ये शकुन, आप क्या कहना चाहेंगे? शकुन, आपका। नमस्ते मैम। आज जी मैम, जी मेरे को ये पूछना था मैम। मैम ने बोला था ना अभी कि जैसे पहले मालूम पड़ा उनको उनके बारे में, गुरु के बारे में, फिर वो लिखने लगी। तो उनके जो फॉलोअर्स में कुछ लड़कियां अभी भी वहां पर है, तो क्या वहां पर वो सम्मोहन कर देते हैं जो उनको जैसे अभी लिख रही है उनके बारे में बता रही है, तभी भी वो वहां पर अटकी हुई है? तो अभी क्या है कि मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं और या जो लोग बाहर निकले उनकी बात करूं, क्योंकि हम लोग बहुत आपस में बात की है जो हम बाहर निकले, तो हम सभी इस बात को मानते हैं कि एक कुछ तो हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा था। इस चीज को हम सब, हर इंसान जो भी निकला है वहां से, हम 30 के करीब लोग जो निकले और आपस में बहुत बात करते रहे, तो हमें ये चीज जरूर आई कि भी हम लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग थे, और कुछ तो एक ऐसा था हमारी आंखों पे कि ऐसा पर्दा पड़ गया कि हमारा दिमाग ही हमारा काम करना बंद कर दिया। तो अब मैं, क्योंकि मैं कभी इन चीजों को मानती नहीं थी, मैं ये तंत्र को नहीं मानती थी, ऐसी चीजों को कि कोई नजर ऐसे होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है किस तरह की एनर्जीज होती हैं जो वशीकरण कर लेती हैं, जो सम्मोहन कर लेती हैं। अब ये क्या सिद्धि है, ये क्या है, ये कौन उनके अंदर से बैठा है जो ये चीज को कर रहा है। अब ये चीज को मैं पूरी तरह से अभी नहीं समझती हूँ, सिर्फ इतना जरूर समझती हूँ कि वो जो 9 मंथ्स थे, मैं एक अलग ही नशे में थी, मैं एक अलग उसमें थी कि मैं जब मेरी, जहाँ पे मेरी अपनी सोच की जो शक्ति थी वो एकदम से खत्म हो गई थी। हालांकि जैसे मैंने कहा मैं खुश थी, मैं एनर्जी मेरी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही शायद ये लड़कियां भी अभी खुश हैं, उनकी शायद एनर्जी ठीक है, शायद वो अभी भी सम्मोहन में है। अभी मैं इन चीज के बारे में, क्योंकि अगेन ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है, पर क्योंकि अभी अगर हमने
30 लोग अगर कह रहे हैं कि भी हमें कुछ तो ऐसा हुआ था कि हम अपनी सद्बुद्ध भूल गए, हमारे घर वाले हमें रोक रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा हमेशा कहता था, मम्मा आपको पता नहीं चलता है कितना फेक स्माइल देता है, कैसी उसकी फेक पिक्चर्स है। मैं बोलती थी बेटा मुझे नहीं पता चलता है। तो सम्मोहन का मतलब क्या है? व्हाट डज सम्मोहन मीन? हिप्नोटिज्म, ओके, आई एम सॉरी, ओके, गो अहेड। सो सम काइंड ऑफ अभी मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या, क्योंकि हम सब ये पाश के बारे में पढ़ते हैं इन हमारी जो तो स्क्रिप्ट। ये सम्मोहन तंत्र का हिस्सा हो जाता है, मतलब वो लोग तंत्र का कोई ज्ञान लेते हैं और वो फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा है? कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने कभी, ओके। हालांकि मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ और हम हिप्नोटिज्म करते हैं, और मुझे हम्म, एक चीज समझ आती है कि ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी की स्तुति बारी बारी उनकी स्तुति लिखते रहें, हमें कहा जाए कि इसके बारे में मेरे में देखो ये गॉड है, तो कई बारी वो लिखते लिखते हम खुद को ही सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं। हम्म, ये जो स्तुति लिखना है, ये एक बहुत ही एक मुझे लगता है कि इस एक हिस्सा है उस सेल्फ हिप्नोसिस का। हम्म, इसीलिए स्तुति ओके, के ऊपर बहुत जोर था वहां पे हमारा। ओके, ठीक है। थैंक यू चित्रा। शकुन, आपका जवाब मिला आपको? यस मैम। थैंक यू। यस और अंजू। कई बार हाँ, बोलिए शकुन, एक मिनट अंजू। कई यस कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे मैं भी इसी किसी एक संस्था से जुड़ी हुई थी, तो हाँ, वहां मालूम पड़ता था कि पार्शियलिटी हो रही है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं हम लोग। कई बार ऐसा भी होता है। तो वो नहीं करना है, हमें थोड़ा हाँ, ज्यादा वो होश नहीं में रहना करना है। है, और हमारे होश में देखो, रहना है। हाँ, और मेरी अनुभूति से भी मैं एक बात बोलूंगी कि हम लोग खुद इतने एक्साइटमेंट में होते हैं या जीवन में इतने दुखी होते हैं कि हमें थोड़ा सा भी ओपनिंग हाई एनर्जी का या अलग नॉलेज का मिलता है, तो हमारा परिवार जो हमें कह रहा होता है, वहां हम अंधे और बहरे हो जाते हैं, है बिल्कुल। ना? तो बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। मैं हर साधक को ये बिल्कुल कहूंगी कि अगर हमारे परिवार वाले भी कोई चीज बार बार हमें कह रहे हैं, तो थोड़ा तो रुक के हमें फिर, ऑफ कोर्स देखो, ये है ना, बहुत चित्रा, यू विल आल्सो अग्री कि इट्स अ वेरी मिक्स इंग्रेडिएंट, कि आपका डेस्टिनी क्या है, आपके कर्म क्या है, या आपकी खुद की भी चाहत क्या है। तो ये सब बहुत कॉकटेल है, पर ये खुद इंसान ही कह पाएगा कि सत्य क्या है, और कोई नहीं बता तो पाएगा, सच है ना? बात। और जहाँ यस। आपने पार्शियलिटी की बात की, तो मेरे केस में क्या हो रहा था कि पार्शियलिटी मेरी तरफ हो रही थी। आई वॉज द प्रेमा डोना, मतलब मुझे मेरी मेरी मुझ मुझे बहुत ही पत्ता दिया जा रहा था। तो ओके। तो जो बाकी लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो इस चीज को और ज्यादा देख रहे थे। मैं नहीं देख रही थी, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम गोल्डन चाइल्ड होते हैं तो हम नहीं देख या पाते। ट्रू, जो ट्रू। दूसरे होते हैं वो देखते हैं कि ये कहाँ से आ गई, अब ये गोल्डन चाइल्ड बन गई। उनको दिखाई दे रहा होता है कि इसके आने से इनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ है, ये इतना पैसा को लुटा रही है, ये कैसे इनको वो बाकी लोग देख पा रहे थे। इसलिए जैसे मैं निकली, नहीं तो बाकी लोग तो खुश हो जाते कि भी अरे हम वापस आ गए इनके में, पर बाकियों ने भी झट से छोड़ दिया। क्योंकि ये नहीं कि वो मेरी बात मान रहे थे, वो तो मुझे इनफैक्ट उनको तो मुझसे शायद थोड़ी प्रॉब्लम भी थी कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई, और इसने आते ही हमारे गुरु को पूरा बदली कर दिया, इसको मतलब एक उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही इतना चेंज कर दिया। बट उन्होंने क्योंकि उसकी वो झलक देख ली थी, वो लालच वाली, वो समझ वाली कि कोई ऐसा अगर आ गया बंदा पैसे वाला, या जो पूरा ज्यादा दे सकता है, तो ये तो बंदा चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने एकदम से मौका लिया, वो भी सारे के सारे निकल गए। तो ये जो आप बात कह रहे हो, ये बहुत सही कह रहे हो कि पार्शियलिटी भी जिसकी भी हो रही होती है उसको नहीं पता चलती है, पर जो दूर से देख रहा होता है, जिसकी अगेंस्ट हो रही होती है, उसको ज्यादा पता चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच चित्रा। ये संजू, ये लास्ट मैम क्वेश्चन होगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने बोला कि आपने वहां पे स्टे किया, तो जस्ट बिकॉज आपने वहां पे स्टे किया यू आर एबल टू मेक आउट। जैसे बहुत संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ वी जस्ट गो एंड कम, लाइक गुरुओं के पास हम साल में एक बार जाते हैं या 6 महीने में जाते हैं। इन दैट केस हाउ कैन यू मेक आउट, लाइक क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ना सिर्फ वहां पे स्टे किया, मैं मतलब बिल्कुल इनर सर्कल में, मतलब मैंने उनके साथ पूरा, जैसे कहिए तो 9 महीने में रही, तो मैंने पूरे 9 महीने एक्सेप्ट फॉर मेरा स्लीपिंग टाइम उन्हीं के साथ ही बिताए।
उन्हीं के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, उनके साथ मतलब मैं उनकी जैसे कहूंगी कि बिल्कुल ही उनकी वाइफ भी साथ में इतना नहीं जाती, इतना तो क्या वो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, और भी कोई भी इतना फ्री नहीं था जितनी मैं थी, और या इतना विलिंग नहीं था टू स्पेंड, क्योंकि ट्रैवल में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो क्योंकि आप जितना सानिध्य में रहते हैं, जैसे मैं शादी के बारे में बात कर रही थी, एक आपको फोन में बात कर रहे हैं कि चैट कर रहे हैं नहीं पता चलता है, जब जितना नजदीक रहते हैं तो आपको और क्लैरिटी आती है। और अब मैं जब पीछे मुड़ के भी, मेरे पास जो डेटा बैंक है वो बहुत है मेरे पास समझने के लिए कि अच्छा ये ऐसा कैसे था, ये कैसे था, वो कैसे था, कैसे ये बात हुई। तो यस, ये बहुत जरूरी है कई बारी तो प्लंज करने से क्या होता है कि इमर्स करने से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप उसको पूरी तरह से समझ सकते हो, नहीं तो दूर से आप समझना मुश्किल है। तो जिन लोगों के लिए कि हॉबी है स्पिरिचुअलिटी, उनको शायद ठीक है, गुरु का सुन लिया उसको। हमारे जैसे लोग जिनके लिए मतलब ये एक लाइफ है, अब हमें तो उसमें कूदना ही पड़ा, और कूद के बाहर भी आ गए, और मैं तो कहूँगी एक अग्नि परीक्षा थी, और अच्छे से उसमें बाहर आए, और मेरी हिम्मत बढ़ी है इतना ओपनली बात करने की। नहीं तो हम लोग हमेशा डिसमिस कर देते हैं कि छोड़ो हम तो आ गए। और दूसरी एक और चीज़ है, उनकी वाइफ भी उनसे डिवोर्स एक्चुअली पिटीशन लिया, उनकी वाइफ भी बाहर निकली, और क्योंकि मैं उनकी वाइफ को सपोर्ट कर रही हूँ तो इसलिए मेरे लिए एक और उस कहते हैं ना मैदान में अभी मैं इसलिए खड़ी हूँ। और भी क्योंकि मेरे लिए है कि हम सिर्फ बातें उसे सपोर्ट ना करें, हम अगर कोई स्त्री बाहर निकलती है और उसके पास अभी वेर विदौल नहीं है तो हम उसको एक्शन से भी सपोर्ट करें। तो ये शायद मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है इन अ वे, बट पर्सनल में ऑल्सो एक इम्पर्सनल जर्नी है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों के लिए समझ है। थैंक यू सो मच चित्रा। बस इन शॉर्ट आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रीफ में अगर हम ये कहें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचो, Yes. है ना। अगर हम मैग्नेटाइज हो रहे हैं किसी से, पुल भी बहुत स्ट्रांग है, तो भी सोचो कि ये कैसा पुल है, किस तरह का फोर्स है जो मुझे खींच रहा है, क्योंकि वो कभी नीचे गिराने का भी फोर्स हो सकता है, आपके पास नहीं जो करना है वो करवाने का भी फोर्स हो सकता है, और जगने का भी फोर्स हो सकता है। पर यस, मैं इतना ही कहूंगी, ये इनर जर्नी है, तो हम अंदर ज्यादा समय गुजारे, बाहर से ये ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसी घटनाएं चित्रा जी के साथ होती है तो वो भी हमें और ताकतवर और जागरूक करने के लिए ही आती है, तो उसका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। वी आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रावण है तो राम की कीमत है। तो इस तरह से वी बाउ डाउन टू एवरी ह्यूमन, वी बाउ डाउन टू दिस लीला which is so amazing. And but Chitra, thank you so much that on the physical plane, इन द फिजिकल डायमेंशन आप औरतों को और साधक को इस तरह से हेल्प करती हैं, मैं वो देख रही हूँ, और उसके लिए हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हम मैसेज बॉक्स में इनका फोन नंबर, इनकी ईमेल आईडी लिख देंगे, तो प्लीज आप डायरेक्टली इनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच चित्रा जी फॉर कमिंग, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर बोथ। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye Thank you. everyone। Brilliant, Thank you, ma'am. Thank you Love very you। much. Love you Love चित्रा, you. love you everybody। Yes, thank you so much. Bye-bye. आपने बहुत ही सरल हिंदी में बात कर ली, लेकिन बहुत अच्छी लगी वो। क्योंकि मैं यूपी की समझ में आया हूँ, आपको? हम हिंदी बोलते हैं घर में, बांग्ला भी बोलती हूँ मैं, पर हाँ हमारे सेशन में एक आई थिंक बंगाली भी है, तो मैडम आप चित्रा जी से बात करें, ठीक है। चलो, धन्यवाद। मैं बंगाली हूँ मैम। क्या बोलूं, খুবই ভাল লাগলো আপনাকে শুনে, অনেক কিছু জানতে পারলাম। थैंक यू, थैंक यू, वाह, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू।